नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया था या उसे ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया, ब्राह्मणों ने आग लगा दी, यह एक अपने आप एक बड़ा विवाद का कारण है। आज हम उन्हीं पर एक एक करके समीक्षा उसकी करेंगे और आपको सारी बातें बताएंगे कि कैसे इसकी स्थापना हुई थी और कैसे यह बर्बाद हो गया। आज आधुनिक दुनिया में जहां हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी विश्वविद्यालयों की बात की जाती है, वैसे ही उससे 400 से 500 साल पहले जब उनकी स्थापना की गई थी, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। दुनिया के अलग अलग भागों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे 10,000 बच्चे पढ़ते थे और 2,000 से ज़्यादा शिक्षक हुआ करते थे वहाँ पे। और आयुर्वेद के विभाग में वहाँ पे एक बहुत ही बड़े प्रकांड, जिसे विद्वान कहा जा सकता है, राहुल भद्र शिक्षक थे, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उनके पास लोग दूर दराज से इलाज कराने आते थे। बख्तियार खिलजी भी जब कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बना था तो उसे बिहार बंगाल के अभियान की अनुमति मिली थी और वह इसी दौरान उसके पैर में घाव हो जाता है और वह घाव कहीं ठीक नहीं हो पाता है। उसके साथ जो हकीम थे वो भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने किसी ने सलाह दी कि आप जाएं नालंदा में, राहुल भद्र नाम के एक चिकित्सक है, आयुर्वेद के जानकार है, वो आपका इलाज कर देंगे। वो जाते हैं राहुल भद्र के पास और उसके बाद राहुल भद्र किताब के पन्नों में एक दवा या लेप लगा दिए होते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप एक पेज पलटिए और अपने ओठ के पास फिर उंगली को ले जाइएगा, जिससे उंगली गीला हो जाएगा और अगला पेज आ जाएगा खुद से पलटने के बाद। उसी तरह से बख्तियार खिलजी करते जाते हैं और एक एक करके पेज पलटते जाते हैं और अपने ओठ के पास हाथ को लगाते जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पेज समाप्त होती है, उनके जो घाव की पीड़ा थी समाप्त हो जाती है, बहुत हद तक सही हो जाता है। इसके बाद बख्तियार खिलजी के मन में आता है कि इस तरह के जो ज्ञान वाले लोग हैं यहाँ पे क्यों है, हमारे इस्लामिक परंपरा में तो है नहीं, हमारे हकीम इन जैसे विद्वान क्यों नहीं है, क्यों न इनके पुस्तकालय में ही आग लगा दी जाए। और कहा जाता है कि इसी कारण पुस्तकालय में वे आग लगा देते हैं और ऐसी आग थी वह कि 3 महीने तक धू धू कर जलती रह जाती है, क्योंकि वह 9 मंजिला पुस्तकालय थी। उस जमाने में कितनी मजबूत रही होगी आप समझ सकते हैं। और कहा जाता है कि उस पुस्तकालय में कई जो शिक्षक थे, बच्चे थे, पढ़ रहे थे, उनका दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। और एक कारण रहता है कि इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त हो जाता है आग लगा दिए जाने के कारण। दूसरी एक और चर्चा चलती है कि वहां पे जब आता है बख्तियार खिलजी इलाज करवाने तो देखता है इतनी सारी किताबें हैं बौद्ध परंपरा से जुड़ी, हिंदू परंपरा से जुड़ी, लेकिन यहाँ पे कुरान क्यों नहीं है। वो असल में कुरान की खोज में आता है वहाँ पे, और इस कारण जब देखता है कि यहाँ पे कुरान नहीं है और सारी किताबें हैं तो वह आग लगाने की अनुमति दे देता है और आग लगवा देता है। इससे विद्यालय नष्ट होता है। इसके अलावा कई सारे जो विद्वान हैं यह भी मानते हैं कि धीरे धीरे अन्य जगहों पे विश्वविद्यालय खुल गए थे, वहाँ पे लोगों की रुचि बढ़ती जा रही थी, शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया, शिक्षक कुछ चले गए, बच्चे कम आने लगे। इसके अलावा राज्य के फंड से पोषण नहीं हो रहा था विश्वविद्यालय का, इस कारण उसका अवसान हो जाता है, या कला या शिक्षा का जो स्तर था लोगों के अंदर उसमें कमी आती है, इस कारण भी उस विश्वविद्यालय का अवसान होता है। ये विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और जिसे आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जो सर्व मान्यता वही है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को नुकसान हुआ था, तोड़ मरोड़ की गई थी, लूटपाट की गई थी। लेकिन यह पहली घटना नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी बंगाल के राजा शशांक ने नालंदा विश्वविद्यालय पे हमला किया था, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध परंपरा मानी जाती थी और वह हिंदू परंपरा से संबंध रखता था। इस कारण भी वहाँ पे थोड़े बहुत लूटपाट काटमार हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं विश्वविद्यालय का कुछ हो पाया था, क्योंकि हर्षवर्धन ने उस समय फिर से एक बार मदद की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना तो गुप्त वंशीय राजा कुमार गुप्त ने की थी, लेकिन हर्षवर्धन के समय में भी अच्छा खासा से फला फूला था। इसके अलावा जब हुनों का आक्रमण हुआ उस समय स्कंदगुप्त ने रोक दिया था और इस तरह से विश्वविद्यालय को हुनों के आक्रमण से बचा लिया था। ये सब खैर इतिहास की बातें हैं, यह एक अलग चीज है। इस विश्वविद्यालय में बात की जाए पढ़ाई लिखाई की तो यहाँ ह्वेनसांग जैसा
चीनी विद्वान भी आया था और वह काफ़ी सालों तक यहाँ रहा था। उसने कई सारी चीज़ें लिखी भी थी इन जगहों के बारे में या इसके आसपास के इलाकों के बारे में। और वो कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए इंटरव्यू होते थे। जो द्वारपाल होते थे विश्वविद्यालय के, वो जब छात्र आते थे पहले तो उनसे कुछ सवाल करते थे जो रीजनिंग टाइप के होते थे। उस सवाल का जवाब देने के बाद ही अंदर आने की अनुमति होती थी। फिर टीचर्स उनकी परीक्षा लेते थे और तब जाके उन्हें एडमिशन मिलता था। इस तरह के जो वैभव की सीमा को यह विश्वविद्यालय प्राप्त कर चुका था। लेकिन यह विश्वविद्यालय धीरे धीरे जैसे ही दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत होती है, गुलाम वंश की शुरुआत होती है, उस समय से अवसान की ओर चला गया और आज यह एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। इस विश्वविद्यालय की बात करें तो इस विश्वविद्यालय में एक से एक दर्शन के विद्वान होते थे, एक से एक चिकित्सा के विद्वान होते थे, एक से एक हर तरह की सुविधाओं से लैस था यह विश्वविद्यालय, क्योंकि इसे कई गांव मिले थे दान में और उन गांवों के लोगों का ही यह होता था, उनकी ड्यूटी होती थी कि आप इनके हॉस्टल में रह रहे छात्रों के भोजन का उपलब्ध कराएंगे, कभी कभी इनके लिए भोज का आयोजन करेंगे, जो खर्च होंगे वो दिए जाएंगे। इसके निर्माण के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हैं, लेकिन एक जो मत है जो अच्छे अच्छे इतिहासकार मानते हैं वह यह है कि विश्वविद्यालय जहाँ था वहाँ पे पहले आम का बगीचा हुआ करता था, तालाब हुआ करता था, जिसे व्यापारियों ने खरीदा था। और उसके बाद जाके चूंकि व्यापारी तबके का बौद्ध धर्म से काफ़ी लगाव था, इस कारण उन्होंने बौद्ध मठ के लिए इस जमीन को दे दी थी। और इसी के बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है नालंदा महाविहार बना था और इसके बाद इसकी जो रूपरेखा तैयार हुई थी और इसकी जो ख्याति थी पूरे विश्व भर में थी। तो इन सब चीज़ों को देखें तो आप पाएंगे कि इसके जो सबसे बड़े कारण है वो बख्तियार खिलजी का आक्रमण ही है। ब्राह्मणों के द्वारा आग लगाए जाने की बातें जो है अफवाह टाइप की है। ब्राह्मण क्यों आग लगाएंगे उसमें, और लगाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में लगाएंगे तो आखिर इतिहास में कहीं न कहीं ये दर्ज हो जाता। दूसरी तीसरी जो कारण है कि कुछ टीचर्स अलग चले गए, विद्यार्थियों का रुझान या लगाव नहीं रहा, फिर अगल बगल विश्वविद्यालय खुल गए उससे अच्छे अच्छे, तो ये बातें थोड़ी बहुत मानने को मिल सकती है या माना जा सकता है, क्योंकि इतिहास बदलते रहता है, भूगोल तो अस्थायी रहता है। ये सब कारण थोड़ा बहुत चलते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य कारण था बख्तियार खिलजी का आक्रमण ही था, जिसने लूटपाट काट खसोट जो मचाई, जिसके कारण यह विश्वविद्यालय का विध्वंस हो गया। और सबसे बड़ी बात इसके पुस्तकालय में आग लगाने की बात है, जिसके कारण कि भारत का जो ज्ञान परंपरा था वह भी काफ़ी संख्या में जल गया, जिसके कारण उस स्तर का ज्ञान फिर से ट्रांसफर नहीं किया जा सका अगली पीढ़ी में। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। तो यह थी नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास, यह थी उसकी कार्य प्रणाली, यह थी उसके शिक्षक और विद्वानों का जो जत्था वहाँ हुआ करता था, उसके बारे में किन किन शासकों ने कुमारगुप्त हर्षवर्धन से लेकर स्कंदगुप्त तक की जो भूमिका थी उसके बारे में, बख्तियार खिलजी को लेकर जो दो तरह के जो प्रसंग आते हैं, पहला घाव के इलाज के दौरान उसने इससे क्रोधित होकर के आग लगा दी थी, और दूसरा था कि इससे नहीं होकर के वह कुरान का अनादर समझा कि यहाँ कुरान क्यों नहीं है, इस कारण उसने आग लगा दी। तो यही रही कुल मिलाकर नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी समीक्षा, जिसका प्रधानमंत्री ने 18 जून को फिर से उद्घाटन किया और फिर से उसी वैभव पे पहुंचाना सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इरादा है, जिस वैभव पे यह गुप्त काल में था और हर्षवर्धन के समय में उत्तर भारत में फल फूल रहा था, उसी स्तर पे पहुंचाना फिर से एक बार परंपरा रह गई है। आप लोगों को जब कभी भी इसके बारे में जानना हो तो आप वहाँ पे जाएं, उस विश्वविद्यालय के कैंपस में देखें, घूमें और जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उसे जुटाने की भी कोशिश करें और उसे समझने की कोशिश करें कि आज यदि ऐसा दिखता है, जो इसकी दीवारें हैं, इसका जो प्राचीर है ऐसा दिखता है, तो उस जमाने में कैसा रहा होगा, ये अपने आप में सोचने वाली बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।